आगे है हमारा, हमने क्या कर लिया था, हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है ना। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी निकालने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया था, और उसके ऊपर हमने एक सम भी कर लिया था सिंपल सा। अच्छा, अभी नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज combusted in excess of O2, है ना। उसको क्या, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर एग्जांपल देखो, अब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बोला है, जैसे तो मेरा हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेरा क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, राइट। यहाँ पे मेरा हाफ आ गया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि डेल्टा एच नॉट कंबशन, किसका कंबशन कर रहे हैं, H2 गैस का। तो जिसका कंबशन कर रहे हैं वो किस में आएगा, रिएक्टेंट में आएगा, और उसके साथ क्या ऐड होगा, O2 ऐड होगा। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेरा CH4 है लेट्स से, तो वो क्या हो गया O2, यहाँ पे क्या बन गया CO2 प्लस H2, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज डेल्टा एच नॉट सी CH4। बोलो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अभी एक और चीज, इस रिएक्शन में H2O का फॉर्मेशन भी तो हो रहा है भाई। H2 और O2 दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों एलिमेंटल स्टेट वाले एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को डाउट है क्या कि फॉर दिस रिएक्शन, दोनों के लिए एक ही रिएक्शन है तो दोनों क्या इक्वली तो है, दोनों सर के लिए। नहीं समझ आया, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन कैसे लिख दिया H2O का। H2O लिक्विड का फॉर्मेशन वाला रिएक्शन लिखो, तुम अपने से लिखो। H2 गैस प्लस हाफ H2 यही होगा ना सर, हाँ ये हाँ, जो तो सेम लिखा हुआ रिएक्शन है ना, हाँ। अगर सेम रिएक्शन आ रहा है तो फिर सेम ही होगा ना, दोनों का एंथैल्पी, दोनों एंथैल्पी। अच्छा बेसिकली तुमने क्या किया है, तुमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस को, हमने क्या किया, एंथैल्पीज को टाइप ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब मान लो कोई रिएक्शन दो कैटेगरी में आ रही है, तुम दोनों को इक्वली करेंगे ना, यहां पे भी तो वही किया है, कंबशन की कैटेगरी और फॉर्मेशन की कैटेगरी में रिएक्शन दोनों सेम आ रही है, तो बस दोनों को इक्वल कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट है प्लस O2 गैस है, यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 गैस। इसको हम क्या लिख देंगे, डेल्टा एच कंबशन, किसका कंबशन हो रहा है, कार्बन का हो रहा है देखो, और यहाँ पे फॉर्मेशन भी तो हो रहा है CO2 का, हमने इस फॉर्मेशन में भी तो लिखा था CO2 का नाम। बोलो, कंबशन समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं फटाफट, आज हमारा टारगेट है थर्मोकेमिस्ट्री तो पूरा ही करना है कैसे भी करके। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन, तो इसमें हम रिएक्शन के एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है, कंबशन ऑफ रिएक्टेंट पहले होता है माइनस प्रोडक्ट बाद में होता है,
नो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फॉर्मेशन वाला एंथैल्पी था वो मेरा प्रोडक्ट बेस्ड था, प्रोडक्ट फेवरेबल था। देखो ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर फोकस था उसका। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट के ऊपर फोकस है, हम रिएक्टेंट को देख रहे हैं, प्रोडक्ट को नहीं देख रहे हैं। इसलिए रिएक्टेंट जो है वो पहले आ रहा है, प्रोडक्ट मतलब बेसिकली उल्टा हो गया, कहने का मतलब है। हमारा नॉर्मल सिचुएशन क्या रहता है, प्रोडक्ट फेवरेबल रहता है, बट यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स हो गई। तो मेरा फॉर्मूला जो आता है वो रिवर्स होके आता है, रिएक्टेंट पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है। डन? किसी को डाउट है? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं हेसिस लॉ फटाफट। तो हेसिस लॉ में क्या बोलता है, जैसे मान लो मेरी कोई रिएक्शन है ए टू बी, उसको हम ए टू सी लेके जाएं, सी टू डी लेके जाएं, डी टू बी लेके जाएं। कहने का मतलब है ए टू बी में मान लो मेरा डेल्टा एच आर है, इसमें मेरा x1 यूज हुआ, इसमें मेरा x2 यूज हुआ, इसमें मेरा x3 यूज हुआ। तो मैं कैसे भी जाऊं, अगर मैं घूम के वहीं आ रहा हूं, तो मेरा डेल्टा एच आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3। क्यों? क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है हमारा। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो एक सम देता हूं मैं। तुम्हारे पास दिया हुआ है C2H2 गैस प्लस 2H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू C2H6 गैस। जेई में है वो क्वेश्चन है। तुम्हें इसका डेल्टा एच रिएक्शन का लिखना है। क्या क्या गिवन है मैं बता रहा हूँ। तुम्हें दिया हुआ है C2H2 का कंबशन एंथैल्पी x1, C2H6 का कंबशन एंथैल्पी x2 और फॉर्मेशन एंथैल्पी H2 लिक्विड दिया हुआ है x3। ठीक है, अब बताना है तुमको, करो। सर यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं। हेलो सर। वही तो बात है ना, ओके जी सर। में ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल फॉर्मूला बेस थोड़ी पूछेगा। वो एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, मींस का भी नहीं है, मतलब बहुत टफ नहीं है, बस इतना इजी भी नहीं है, कहने का मतलब। सर समझ में आ गया, 2 मिनट। ठीक है, देखो तुम इसको दो मेथड से कर सकते हो। या तो तुम हेसिस लॉ लगा के कर सकते हो, मतलब रिएक्शन लिख लिख के और फाइनल रिएक्शन लेके आके, या फिर उससे भी शॉर्ट मेथड है, तुम्हें कंबशन और फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उससे भी कर सकते हो। सर आ गया। आ गया सर आंसर। क्या आंसर है बताओ? x1 माइनस x2 1 माइनस प्लस 2x3 माइनस x2। और फिर तुम्हारा क्या आंसर है? x1 माइनस x2 माइनस 2x3। नहीं, गलत है तीर्थ तुम्हारा, क्रिश का सही है, गड़बड़ कर रहे हो कुछ। सर प्लस 2x3 है ना? हाँ, +2x3 है। गीतांजलि तुम बताओ।
तो वाटर का समझ नहीं आया कैसे आएगा। कोई बात नहीं, अब बताऊंगा ही मैं। सर हाँ हाँ बोलो। वो जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला लिखा वो कभी काम नहीं आएगा ना अगर हम वो हेसिस लॉ से सब क्वेश्चंस करते हो तो? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट तभी वैलिड है जब सारी की सारी एंथैल्पीज कंबशन में हो, देन ओनली इट इज वैलिड, अदरवाइज नॉट। मतलब तभी कोई एग्जांपल देके यूज मतलब बताओ ना कैसे होगा वो। यही तो है, चलो चलो बता सर देता हूँ। हाँ हाँ बोलो। सर x3 माइनस x2 प्लस 2x3, नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, x1 माइनस x2 प्लस 2x3। हाँ ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो अभी अभी ऊपर ही सेम एग्जांपल बताया कंबशन का, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। देखो ना, इसको ही तो रिलेट किया है मैंने, पूरा जो पढ़ाया है ना उसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं बता ही नहीं रहा हूँ, बस इसको ही रिलेट करना है। क्या रिलेट करना है? बस अपना काम खत्म हो गया, यहीं पे कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। ऊपर अभी इससे जस्ट पहले सेम कॉन्सेप्ट बताया मैंने, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और उसी के ऊपर जेई ने क्वेश्चन पूछा था। 2x2, गलत लिखा है मैंने, x3 है ना, ये ना, माइनस x2। बस तुम्हें बस ये पता है तो 15 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। हेसिस लॉ से ही बताऊंगा, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं है। पर हम बताओ तुम्हारा डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। फिर एक ठीक बार है, हैश लो लिखो ना अभी, आप लिखो हाँ एक बार। हाँ हेसिस लॉ लिख देंगे, कोई दिक्कत सर नहीं। ये समझ में नहीं आया, पर हैस्लो क्या, ये कैसे लिखा? क्या क्या मतलब? हाँ सर, ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया? अरे कंबशन है ना, सारी की सारी कंबशन है, उसका अच्छा, तो फायदा क्या हुआ कंबशन ऊपर का पढ़ने सबका का? ऐड कर दिया और और क्या? H2O निकाल दिया। मतलब H2 निकाला नहीं है, दे आर सेम नो। H2 का कंबशन एंथैल्पी इज सेम हाँ, एज यस सर, हाँ फॉर्मेशन सेम है। एंथैल्पी ऑफ H2O। ऊपर वही तो बताया था, हाँ सर, वो पता तो नहीं पता चल कैसे। गया। बस जब सारे की सारी कंबशन में दी हुई है तो फिर एप्लीकेशन का फायदा क्या हुआ इसका? भाई इस अच्छा फॉर्मूला हाँ का। सर, समझ में आ गया सर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यस सर, हाँ उसका डायरेक्ट हो फायदा गया क्या? है। डायरेक्ट हो गया ना उससे। हाँ अब सर। हम हेसिस लॉ से भी देख लेते हैं, चलो। तो हमें क्या है, ये हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है, ये हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है। अब हमें इस रिएक्शन में लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों जो हमें डेटा दिया हुआ है इन तीनों को लिख लेते हैं रिएक्शन फॉर्मेट में। तो पहला लिखते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा है मेरा ये, थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बट खैर अपन तो सीख ही रहे हैं। अरे सर वो H, गड़बड़ मिल गई मुझे, वो मैं हाँ वो देख गलती के कर भी ली उल्टा होगी। कर रहा था, मैंने 3 बार सर लिखा यहाँ और मैं पे गलती टू से सी ओ एक्सेप्ट टू ही कर होगा रहा ना? हाँ हाँ अभी बैलेंस थोड़ी किया है। ओके सर। तो ये 2CO2, यहाँ पे 2CO2, यहाँ पे 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 2.5, 2 दूनी 4 और 3 7, 7.5, नहीं 3.5, ठीक है। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है। अब इन तीनों से मैं ये वाले रिएक्शन कैसे लाऊं? ये मेरा रिएक्टेंट साइड होना चाहिए C2H2, ये मेरा रिएक्टेंट साइड होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। इसको रिएक्टेंट साइड में लेना है और इसको प्रोडक्ट साइड में लेना है। अगर इसको मुझे प्रोडक्ट साइड में लेना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। बस अब रिएक्शन को मैं वापस लिख रहा हूँ, तीनों रिएक्शन को पहले, क्योंकि तभी तुमको अच्छे समझ में आएगा। तो मैं पहली रिएक्शन मेरी ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो जिसको भी हेसिस लॉ लगाने में दिक्कत आ रही है ना, तो वो ध्यान से देखना है इसको। H2 सब लिक्विड फॉर्मेट में है तो मैंने ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं की है, मतलब स्टेट वगैरह लिखने के लिए। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है तो सबको पता है उल्टा हो जाएगा। -x2, ये है 2H2 + O2
कन्वर्टिंग इनटू 2H2। तो ये क्या हो गया 2x3। तीनों को ऐड कर दो, कर दिया हमने ऐड। तो ये गया, ये गया, ये गया। मेरे पास क्या आया C2H2 प्लस 2H2 कन्वर्टिंग इनटू C2H6 x1 माइनस x2 प्लस 2x3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? गीतांजलि बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। गौरव सर समझ ये में आया? कंबशन हाँ, करने में निकली होगी या हमने दी होगी? कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ऑलवेज। कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। यस सर। सर हम ये रिएक्शन कंबशन रिएक्शन बोलेंगे? नहीं, लास्ट वाली रिएक्शन कंबशन रिएक्शन थोड़ी ना है। लास्ट वाली रिएक्शन तो मतलब जनरल रिएक्शन, उसको ऐसा बोलेंगे नहीं स्पेसिफिकली। तो जेठाराम ने वही पूछा ना कि वो अच्छा, एनर्जी। नहीं, पहले की 3 वाली कंबशन रिएक्शन है। सर मैं तो इन जनरल पूछ रहा था क्या। करेगा ना? नहीं, कंबशन रिएक्शन इन जनरल हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। वही पूछ रहे हो तो उसका तो वही आंसर है जो मैंने बताया। ठीक है, चलो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हेसिस लॉ के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, क्योंकि हेसिस लॉ क्या है, सभी से कनेक्टेड है। कोई भी तुम जितने भी एंथैल्पीज हम लोग पढ़ेंगे तो वो सब साइड में और हेसिस लॉ साइड में, तो हेसिस लॉ सभी को कंबाइन करता है। तो उसके क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस करने के लिए थर्मो वीक है, तो Na से कर सकते हो, या फिर और क्या बताया था मैंने, PYQ से कर सकते हो। खैर ठीक है। अभी तो जितना करना है उतना भी नहीं होता, रिवीजन भी अभी तो मेरा नहीं हुआ एडवांस का पूरा। अब वो तो देखो, अब टाइम तो हमेशा ही कम पड़ता है, वो तो बहुत कब। टाइम लगता है ये सब रिवाइज करने में, इतना सारा एक साथ में, और भी बहुत सारा एक साथ में आ रहा है। हाँ, ये वो तो है। क्वेश्चन तो अभी भी नहीं सर रहे। आज पूरा क्या कहते हैं, रेडॉक्स आ गया था। रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम। क्या आज टेस्ट था क्या कोई? हाँ अभी दिया नहीं है। अच्छा, एडवांस वाला जो टेस्ट, अच्छा। हाँ सर, एक अब तो तो ऊपर से मेंस का नहीं हुआ और एडवांस के क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, हो ही नहीं रहे क्वेश्चन तो। नहीं, तो मैं तो अब टेस्ट को ध्यान ही नहीं रख रहा हूँ, अभी थोड़े दिन के लिए मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। उल्टा करके ना टेस्ट के बहुत ऊपर बड़ी कोई गड़बड़ ध्यान नहीं। करती है ये लोग, और पता नहीं क्या करते हैं। सर ये पेपर है ना, मेरे को लगता है जो ड्रॉपर लोग होता है ना, उनकी तैयारी हो गई है ना, उनके लिए ही बना है सब कुछ। नहीं, तुम्हारे लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो ऐसा क्यों किया, पहले वैसे एडवांस ही का फिर भी उसका। अच्छा, एडवांस और मेंस का ये थोड़ा गड़बड़ है, वो तो मैं भी मानता हूँ, और वो रोहन सर भी मानते हैं। खैर, बट ठीक है, अब वो पता नहीं प्लानिंग एज सेंटर से आई है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या कर दिया, 1 मोल कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट टू इन गैसियस फेज। मैं लिखवा रहा हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड for the conversion of 1 mole compound, conversion of 1 mole compound, देखो 1 mole again important, into its constituent atoms, into its constituent atoms in gaseous phase। ये बात ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड एंथैल्पीज एटमाइजेशन की बात आएगी, वहां पे गैस फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा CH4 है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, कंपाउंड को कॉन्स्टेंट एटम्स क्या क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन में तोड़ दिया और हाइड्रोजन में तोड़ दिया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए। तो इसको मैं क्या बोलूंगा,
कि डेल्टा एच एंथैल्पी एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। इस तरीके से मान लो कोई सॉलिड भी है, उसको भी गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सोच रहे होंगे सर ये तो एक ही एटम है, ये भी एक एटम है, कुछ ऐसा सोच रहे हो क्या? ये सॉलिड से गैस में ये तो तुम्हारा फेज ट्रांजिशन हो गया सर, इसको फिर हम इसमें क्यों काउंट कर रहे हैं? ऐसा कोई डाउट आ रहा है दिमाग में? हाँ सर। मेटालिक बॉन्डिंग होता है ना इन सब में, वेरी गुड, सोडियम वेरी मेटल गुड, उसमें वेरी गुड, सॉलिड में, इसमें होगा नहीं फिर। वेरी गुड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग होता है। तो ये मैं मतलब इस तरीके से मैंने बताया है कि ये क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग है। तो काफी सारे Na जो हैं जुड़े हुए पास पास में जुड़े हुए रहते हैं, बॉन्ड रहता है उनके बीच में। तो बेसिकली दिस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ दीज मेटेलिक बॉन्ड्स एंड कन्वर्ट दिस इनटू गैसियस फेस। गैसेस में क्या है, दूर दूर रहते हैं बेसिकली। तो ये फेज चेंज ही हुआ ना एक तरीके से, तो सॉलिड का गैस हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि कोइंसाइड कर रही हैं चीजें, फेज चेंज वाला ओके। एंथैल्पी और ये वाला कोइंसाइड कर गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एच, इसको मैं क्या बोलूंगा? सब्लिमेशन बोलूंगा, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम सॉलिड, है ना? तो ये एक तरीके से है, मतलब रिएक्शन मेरा एक ही है बट वो कैटेगरी दो तीन में आ रहा है। अब मेरा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी पे ज्यादा क्वेश्चंस आए कंपैरेटिवली ओवर द मतलब पास्ट इयर्स। अगर तुम पेपर्स उठाओ, बॉन्ड एंथैल्पीज पे क्वेश्चंस आए हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? द एवरेज एनर्जी required to break the average energy required to break a bond in gaseous molecules to produce gaseous atoms or species. Here you cannot specify about atoms if we are talking about bond enthalpy. ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में हमने देखा कि एवरेज, तो पहले एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जो मैंने थर्मो पहले भी रिवाइज करवाया तो शायद बताया होगा। जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मेरा CH4 ऐसे है, तो हमने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, चारों बॉन्ड तोड़े। इन चारों के लिए जो एवरेज एनर्जी हमें चाहिए उसको हमने क्या बोला, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, एक मिनट में इसको एक बार रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसका मैं प्रूफ बताता हूँ कैसे। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया, इसमें क्या चार बॉन्ड टूटे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH4, या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा H नॉट एटमाइजेशन ऑफ CH4। एक ही बात है, ऊपर भी तो यही लिखा था। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन कनेक्शन देखो तुम, एटमाइजेशन का कनेक्शन किससे, बॉन्ड एंथैल्पी से। तो इस तरीके से चैप्टर को कनेक्ट करते जाओ, जहां पे भी कनेक्शन आ रहा है उस कनेक्शन को रिकॉल करो, तो तुम्हारा चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। अभी जैसे मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, CH4 का एक बॉन्ड तोड़ा है पहले स्टेप में। ठीक है, फिर CH3 में एक बॉन्ड तोड़ा है, इसका X1 है, इसका X2 है। CH2 में मैंने सर एक यहाँ पे जो कार्बीन बनेगा वो मतलब दो अलग अलग रहेंगे वैसा वाला होगा ना, वो ट्रिप ट्रिप उसे कुछ बोलते हैं ना, ट्राई से वो वाला बनेगा। ट्रिपलेट और सिंगलेट, हाँ कार्बिन ट्रिपलेट बनेगा ही बनेगा। नहीं, कार्बिन बनेगा ही नहीं। अरे ये
सेकंड स्टेप देखो ना, फर्स्ट सेकंड वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे बोल रहे हो तुम। हाँ सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप में, अच्छा। CH3 से वो CH2 प्लस H बनता है, तो उसमें वो ट्रिपलेट वाला कार्बन बनेगा ना, कि फिर वो सिंगलेट वाला बनेगा? ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं, बट ये बहुत मोमेंटरी है ना, मतलब हाँ मतलब सिर्फ पूछ रहा था ऐसा, मतलब वो तो मुझे मतलब भी जो पता है। ज्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे वो बनता है बेसिकली। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वही मतलब है, जो ज्यादा स्टेबल वो बनेगा। तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है तो हम बोल सकते हैं उस तरीके से। अब नहीं मैंने मैं क्या और किया, कुछ बता रहा था। ऐड, अच्छा अच्छा, तो वो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ टूट रहा है, तो फिर वो पैड नहीं रहेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड थे वो अलग अलग थे, तो फिर वो पैड में नहीं बनेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, उस तरीके से ही बोल सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 आ गया। इसको मैंने किससे, ये क्या है 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। तो यहाँ पे मेरा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4, एवरेज आ गया देखो। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ H2O। H2O में दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे A है, इसका बॉन्ड एनर्जी B है, तो A प्लस बी बाई 2 हो गया। ठीक है, नीट में आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो जेई मेन में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो। सर यहाँ पर हाँ हाँ बोलो। H3O प्लस होता है तो क्या करते हैं? H3O प्लस, H2 हाँ नहीं तो तीन आ H3O गया, प्लस। है ना। तो ये तो ABC, A प्लस बी प्लस C बाई 3। सर लेकिन यहाँ पर जो एक बॉन्ड टूटेगा वो होमोलिटिकली नहीं टूटेगा ना, कि होमोलिटिकली टूटेगा सब, कि फिर चार्ज रह जाएगा ना ऑक्सीजन पे। खैर ये थोड़ा सा मुश्किल है इस तरीके से बोलना। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोल सकते ऐसे, हो सकता है ना सर। कैनॉट से। सेपरेट होगा इसमें, मतलब जैसे मान लो ये बाहर से आया है, तो तो इसका वो अलग सेपरेट हो होगा। जाएगा, तो लेकिन उसके इसका लिए एनर्जी चाहिए तो होगी। एनर्जी कम चाहिए होगी ना उसके लिए, मेरा लेकिन तुम्हारा चाहिए तो होगी। चाहिए तो होगी ऑब्वियसली। तो हम्म, खैर वो तो अलग प्रोसेस हो गया ना, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है ना तुम्हारा चीज, तो हाँ वो तो फिर अलग वो अभी। प्रोसेस हो गया। हाँ ठीक है, नहीं सिर्फ पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एप्लीकेशन बॉन्ड एंथैल्पी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे बहुत इजी है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो मेरा डेल्टा HR हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो दो जगह ही रिएक्टेंट्स पहले आता है, एक तो कंबशन में और एक बॉन्ड एंथैल्पीज में। बॉन्ड एंथैल्पीज में क्या होता है, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी है। प्रोडक्ट के बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी है, साइन वाइज, है ना। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो अलग हो जाती है, रिएक्टेंट पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल करके बताता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, उसमें तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यार इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर बनाना है। पहला मेथड ये है, वैसे तो अब तुम्हें काफी कुछ आता होगा तो फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का एनर्जी, तो अपन लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN प्लस 3 टाइम्स HH माइनस, दो तो इसका कॉफिशिएंट है ना, और 3 इसके बॉन्ड है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, प्रोडक्ट सर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हाँ बोलो। सर इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों लेते हैं वो एक बार बताओ ना।
रिएक्टेंट जो है ना उसके बॉन्ड टूटते हैं तो वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ओके चलो मैं एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, सब लोग करना फटाफट, है ना। मेरे को सर दिया हुआ है। हाँ हाँ बोलो, फटाफट बोलो। हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा वो एवरेज वैल्यू ही दी होगी ना? एवरेज वैल्यू विल बी गिवन। ये वाला सम करो फटाफट, फटाफट करो, है ना। सर वो यूनिट चेंज हो गया, केल्विन इनवर्स दूसरे वाले में पहले वाले में नहीं है। केल्विन इनवर्स कहाँ से आ गया भाई? सर ये अच्छा आप पता नहीं, अच्छा मैंने गलती से लिख दिया होगा। आर का यूनिट होता है ना इस तरीके से, ठीक है। फिफ्टी वन 51, एक मिनट देखने दो मुझे। 57 नहीं, 51 ही है, 51 ही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये। एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो इसमें थोड़ा और भी चीजें यूज होंगी, लाइक रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होके मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, या फिर रेजोनेंस एनर्जी का कुछ दे के ऑर्गेनिक का कुछ मिक्स होके आ सकता है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। चलो करें हम लोग, बाकी लोगों का आंसर आया कि नहीं आया? हाँ सर 51 आ रहा है। वंदिता आंसर आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर आश्रय बताओ। 51। आश्रय आंसर आया, अनिक आंसर आया, कर रहा हूँ आर्यमान, कर रहा हूँ 2 ध्रुवी, ध्रुवराज, कर रहा हूँ सर। अनर्व, अमित, तुम्हारा आंसर आया? यस सर। वेरी गुड। माहिर, तुम्हारा आंसर आया? माहिर सो गया है क्या? प्राची, तुम्हारा आंसर आया? रिया, तुम्हारा आंसर आया? नहीं सर, अभी कर रही हूँ। ओके। रोहन कुमार, तुम्हारा आंसर आया? विधि जोशी, तुम्हारा आंसर आया? हर्ष चौबे, तुम्हारा आंसर आया? नो सर। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या है ना, पीएच 3 जो है उसका एटोमाइजेशन हो रहा है,
तो P प्लस 3H, सब गैस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना सबके सब गैस में होते हैं, बॉन्ड एनर्जी एटमाइजेशन सब में गैस गैस में होते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीजों का, क्योंकि है ना कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो, चलो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, ये एटमाइजेशन हो मतलब गया। ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आ हाँ गई, हाँ मतलब वेरी गुड, एक उसको वैसे टाइप परसेंट भी है क्वेश्चन और देखे होंगे तुमने, एक ज्यादा एक कम, लिक्विड तो फिर वो वगैरह में गड़बड़ हो जाएगी, कन्वर्जन हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसा क्वेश्चन पूछा, मतलब पूछा भी शायद AITS में आया था तुम्हारे में कुछ, जहां तक याद है, तो या फिर एक्चुअली वो साइन देखते हैं ना, इक्वालिटी बड़ा छोटा, तो एक बार तो ध्यान जाता ही है वो साइड कि वो कुछ कन्वर्जन तो नहीं हो रहा, तो वो ज्यादा तकलीफ उधर नहीं पड़ती। हाँ है, वैसे वो भी है, वो भी है, बट फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत पहले से ध्यान देना चाहिए। तो ये है 22 to 28, P2H4 जो है वो है 2P प्लस 4H, बॉन्ड एनर्जी ऑफ PP, इसमें आता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ PP, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 228 इज नथिंग बट 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ PH। तो यहाँ पे PH का बॉन्ड एनर्जी कितना आ गया, 228/3, ठीक है। इसमें हम क्या बोलेंगे, P2H4 मेरा कैसे होता है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए देखो, तभी तुम कर पाओगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें 4 PH के बॉन्ड है, एक PP का बॉन्ड है, और वो किसके बराबर है, 355। तो PP कितना आ गया, 355 माइनस 4 इंटू 228/3, बस कितना आएगा, ये 51 आ जाएगा। बोलो, समझ में आया, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है, वैसे तो इन जनरल हम लोग काफी बात कर सकते हैं हाइड्रेशन के बारे में, बट हमारा जो फोकस रहता है वो जनरली आयनिक कंपाउंड की हाइड्रेशन के बारे में रहता है, जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, वही वाला पार्ट जो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एनीवे, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो क्या बोलता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा H हाइड्रेशन होता है, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, खैर एक ही बात है। जैसे तुम्हारा NaCl है, इसको तुमने पानी में मिलाया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में, ठीक है। इसके बारे में तुम सब लोगों ने पढ़ा है कि Na प्लस जो है इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, सेम एज Cl माइनस विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, NaCl सॉलिड जो है वो लैटिस में एग्जिस्ट करता है, तो हमें उसको आयंस में कन्वर्ट करना है पहले और फिर उसका हाइड्रेशन करना है। तो इसको आयंस में पहले मुझे कन्वर्ट करना है, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, गैसियस फेज में कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी होता है। यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी, इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी, इसको इसमें कन्वर्ट करना, यहां से यहां जो लेके जा रहे हैं ना, तो वो क्या है, वो हाइड्रेशन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा H हाइड्रेशन। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डेल्टा H हाइड्रेशन ये है, और इससे जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या रहेगी, डेल्टा H सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि डेल्टा H सॉल्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, इफ लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, लैटिस वोंट ब्रेक,
हाँ। ये हमने पढ़ा था, याद है, केमिकल बॉन्डिंग में, won't break if आपने केमिकल lattice, बॉन्डिंग में क्या क्या केमिकल बॉन्डिंग आपने हमें नहीं पढ़ाया। मतलब एस ब्लॉक में सर बताया था आपने ये। हाँ मतलब पढ़ा है ना तुम लोगों ने, उस हाँ, मैंने पढ़ा वही है मीन, पढ़ा। किसी से भी पढ़ा हो चाहे। ये क्या है, लैटिस विल ब्रेक, हाइड्रेशन टेक प्लेस, हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, ये मेरा आता है ये वाला पार्ट। लेकिन हमें ठीक है, स्टार्टिंग में तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना सर। क्या क्या, स्टार्टिंग में तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना इसको। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़ेगी, बट द प्रोसेस कब होता है, जब मान लो हमने 40 दी बट हमें रिलीज कितना हुआ 50 का, तो हमें 10 का फायदा हुआ, फायदा होगा तभी प्रोसेस होगा, अदरवाइज प्रोसेस ही नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो ये हमारा एक ये हो गया। इसमें इसके ऊपर खैर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन वाला है, 8 7 6 17 हुआ है, ठीक है। चलो मेरा एक चलो एक सम कर लेते हैं फटाफट। तो मेरा क्या है, KCl सॉलिड है, K प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, डेल्टा H सॉल्यूशन माइनस 10 किलो जूल, डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ K प्लस Cl माइनस जो है वो इतना दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स फॉर्म में हो गया, ठीक है। डेल्टा H लैटिस एनर्जी 2 किलो जूल है, तो मैं निकालना क्या है, डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस निकालना है, निकालो। सर 7.2। इतना जल्दी कैसे आ गया, अच्छा समझ गया इतना जल्दी कैसे आया। सर -7.2। हाँ -7.2 आएगा, ठीक है। बाकी लोग भी बताओ। हाँ सर वही आया। बस तो लगा लो ना, लैटिस एनर्जी, मेरा फॉर्मूला क्या है, लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू -10। लैटिस एनर्जी 2 है, डेल्टा H एंथैल्पी क्या है, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू -10। x कितना है यहाँ से, -12/5, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो 3x निकालना है। 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू -12/5, ये आ जाएगा -7.2। समझ में आया सभी को, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलो ठीक है, अगला हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या कहता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस हो। खैर 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम OH माइनस जो आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हो तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन, उससे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और वो किसके बराबर होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर -57.3 किलो जूल, फिक्स होती है इसके लिए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, केसेस ले रहे हैं। पहला केस 1 है, दोनों ग्राम इक्विवेलेंट होंगे ना? हाँ दोनों ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तभी तब की बात करेंगे हम।
तो मेरे पास केस 1 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, HCl प्लस NaOH। ठीक है, ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। मेरे को दिया हुआ है कि ये 5 मोलर है, 100 ml है। ये दिया हुआ है 5 मोलर है, 100 ml है। मेरे से पूछा है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कितना है। कैसे निकालेंगे, पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लो। इक्विवेलेंट कितना आ गया, 0.5 इक्विवेलेंट, 0.5 इक्विवेलेंट। भाई 1 इक्विवेलेंट में कितना आ जाता है, -13.7 जाता है। तो 0.5 इक्विवेलेंट में कितना आ जाएगा, -13.7 डिवाइड बाई 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। सर हाँ वो हाँ बोलो। हम कैलोरी से जूल करने में हम कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं? 4.18। ओके। फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है वो वाला फैक्टर, केमिस्ट्री में बहुत रेयर यूज होता है। नहीं सर, वो कन्वर्जन केस करने की जरूरत पड़ गई तो। हाँ 4.18 याद होना चाहिए, मतलब वो तो खैर। हाँ वो मैं इसलिए पूछा था, मुझे याद नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं H2SO4 ले रहा हूँ प्लस NaOH ले रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको क्या लिख रहा हूँ, ये है 2 मोलर 100 ml। ये कितना है, ये मैं ले रहा हूँ 3 मोलर 200 ml। अब बताओ इसमें कितनी होगी, निकालो। समझा दूंगा मैं, मतलब लर्निंग पार्टी है, बट सर फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग कर सकते हो ये वाला। 0.4 क्या क्या 0.4 into 13.7। ठीक है, बाकी लोग भी निकालो। हाँ सर वही आप। चलो हम ये देखते हैं, इसके इक्विवेलेंट कितने हो गए, 2 इंटू 0.1 वॉल्यूम हो गया एंड 2 इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया। इसी तरीके से निकालते हैं इक्विवेलेंट। ये कितना हो गया 0.4, ये कितना हो गया 3 इंटू 0.2 0.6। भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही उस साइड जाता है। देखो H प्लस और OH माइनस में कोई भी ज्यादा होगा तो बचा रह जाएगा ना। मान लो H प्लस 6 है, OH माइनस 4 है, तो 4 ही रिएक्ट कर पाएंगे, 2 तो बचे रह जाएंगे। तो हमें उसका कोई काम भी नहीं है वैसे भी। तो ये 0.4 और 0.6 में 0.4 कम है, तो 0.4 उस साइड जाएगा, तो जितना उस साइड जाएगा हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -13.7 टू 0.4, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया सभी को, किसी को डाउट है तो बता दो। आर्यमान कोई डाउट है तुम्हें? नो सर। ठीक है, चलो ये वाला केस हो गया हमारा। केस 2 है, बस 2 ही केसेस हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। ये है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इट कुड बी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, बट द मीनिंग इज सेम। जैसे मेरा CH3COH प्लस NaOH, ठीक है, ये बना रहा है CH3CONa प्लस H2O। ठीक है ना। अब पहले क्या था ना, पहले जब कुछ सब कुछ स्ट्रांग है तो स्ट्रांग जैसे ही पानी में आता है वैसे ही टूट जाता है। ठीक है, अब अपन बोलते हैं कि स्ट्रांग वाला 100% ब्रेक हो जाता है, ऑल्दो दैट इज आइडियल सिनेरियो, बट दैट डजंट हैपन 100% उतना। बहुत 99 पॉइंट समथिंग होता है, बट 100% कभी नहीं होता है। बहुत वैसा सिचुएशन है, बट हम लोग मान के चल लेते हैं थियोरेटिकली उस तरीके से होता है। तो एनीवे, बट CH3COH इज अ वीक एसिड, वी नो दैट उसका पूरा का पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले CH3COH को तोड़ना पड़ेगा, किसमें, आयंस में, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पे हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसको डिसोसिएशन एंथैल्पी दूंगा, है ना। उसके बाद जो है यहां से यहां मेरा क्या जाएगा, -13.7 वाला फैक्टर।
7 into x वाला फैक्टर जो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ फिर मेरा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? चलो मान लेता हूँ दोनों 1-1 इक्विवेलेंट है, x की बात नहीं करते। मैंने मान लिया कि दोनों के 1-1 इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? डेल्टा एच टी, वो यही निकालने के लिए पूछेगा, प्लस -13.7 इंटू 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, ये वाला, ठीक है। चलो इस पे एक सम करते हैं हम लोग। सर वो बीच में -13.7 कौन सा होता? ये मतलब ये अब देखो H प्लस और आयंस में टूट गया, अब H प्लस OH माइनस कंबाइन करके जाएंगे ना, तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी रिलीज होगी ना। पहले तो हमने तोड़ दिया, उसके बाद में न्यूट्रलाइज कर दिया, बट हम तो, अच्छा ये गलत लिख दिया है मैंने, नहीं 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 ये नहीं आया, ये आएगा डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन, क्योंकि अब इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन भी हो रहा है और हमारा क्या हो रहा है, डिसोसिएशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल मतलब आ सकते हैं ना कि वो अगर इक्विलिब्रियम इसका कांस्टेंट होता है तो उससे H प्लस जितना बनेगा उसके बाद उतना न्यूट्रलाइज होगा, ऐसा हो सकता है कि हमें यही डालनी पड़ेगी रिएक्शन नहीं करवाने नहीं, के वो लिए। तुम जो बोल रहे हो ना वो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो वो एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है वो, तुम जो बोल रहे हो। अब एडवांस में ये थोड़ी पूछेगा, एडवांस में तो तुम जो बोल रहे हो वो पूछेगा, तो फिर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा कि H प्लस कितना बन रहा है, फिर हाँ, उसकी और फिर कोरेस्पॉन्डिंग H प्लस के कितने इक्विवेलेंट है, और फिर वो NaOH के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है। अगर उसे टफ हाँ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो इस तरीके से दे देगा, तो आयनिक तो और थर्मो वही है दोनों मिक्स हो जाएगा। सर, लेकिन ये तो सर वही है ना, वीक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला रिएक्शन, तो उससे पीएच डायरेक्ट आ जाएगा, पीएच से पी वो आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H एच में, प्लस आ तो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर हाँ अगर हाँ। दोनों के 1 इक्विवेलेंट है तो हमको डेल्टा एच हाइड्रेशन देने की जरूरत ही नहीं है ना, NH तो इसको तोड़ देगा। इक्विलिब्रियम में तो हम ऐसा करते हैं ना। क्या 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 फिर से बोलो। सर ये दोनों के सेम इक्विवेलेंट है तो NaH इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा CH3OOH को। हाँ न्यूट्रलाइज कर देगा, बट हाँ तो हमें एनर्जी न्यूट्रलाइज देने की करता जरूरत। कैसे? नहीं नहीं, तो H प्लस पूरा मिलेगा ही नहीं सर ना, वो हम एक आइडियल सिनेरियो मान के चलते हैं, जो तुम बात कर रहे हो सर ना। हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पे जेठाराम देख ही नहीं रहा कि जो CH3CON है वो परफेक्ट सॉल्ट नहीं है, तो वो अपने आप से वापस उल्टा रिएक्शन करेगा H2O के साथ, तो उधर से भी एनर्जी जाएगी। अगर हाँ जेठाराम वैसे तो देख है ही। चलता है तो वैसे भी होगा। वो तो हम अज्यूम कर लेते हैं उसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की तरह, बट वो होता नहीं है, तो हाँ वही। just because Na plus is there we assume that। पर हम इक्विलिब्रियम में जब क्वेश्चन करते तब तो ऐसा ही करते थे ना, अगर स्ट्रॉन्ग ले लिया तो उसके जितना होगा वो आगे चला जाए, जितना उसका इक्विवेलेंट होगा वो उतना वीक को न्यूट्रलाइज कर देगा। बफर में क्या किया था, वो बनाने के बाद हमने CH3COO Na को H2O के साथ रिएक्ट करवा के बाद वो आया था ना सॉल्ट अपॉन एसिड। नहीं नहीं, जेठाराम अलग तरीके से पूछ रहा है, मैं हाँ वही मैं सोच मैं रहा हूँ। समझ गया अलग वो क्या पूछ रहा बोलना हूँ। चाहता है, NOH फोर्स कर देगा रिएक्शन को आगे, ऐसा ही बोलना चाहता है ना जेठा। हाँ हाँ, क्योंकि हम पता आयनिक है में हम तो ऐसा। हाँ कुछ डेल्टा एच डी का तो कुछ देखते ही नहीं है। तो बफर बनना ही नहीं चाहिए ना फिर सर। नहीं नहीं सर नहीं, दोनों वहां एक वहां पे नहीं नहीं, वो और अभी क्या रहा है ना। इक्विवेलेंट ले अच्छा, लो। आयनिक में क्या है ना, आयनिक वाले प्रॉब्लम्स में जब हम डायरेक्टली इसको न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, तो आई थिंक हम वहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि CH3COH पूरा टूट रहा है, अदरवाइज तो फिर। नहीं तो देखो ना, आयनिक में हमने जब पीएच निकालने के लिए किया था हम्म, तब हमने CH3COH का डिसोसिएशन हमने लिया था, क्योंकि हम बफर का जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमें अच्छा हाँ इक्वेशन ये उसमें भी आता तो है बफर, आता सॉरी, ही है ना, के का CH3COH यूज का आता तो है। CH3CO माइनस प्लस NaOH, ये वाला आता ही है रिएक्शन। मतलब हम के का इन्वॉल्वमेंट करते तो है ना, तो दैट शोज हाँ कि हम डिसोसिएशन वाला थिंग यूज कर रहे हैं। सर पर ऐसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये दोनों एक एक इक्विवेलेंट है तो ये पूरा कंसीव हो जाएगा ना, फिर रिएक्शन पीछे क्यों जाएगा, प्रोडक्ट तो बन गया है ना, उसको न्यूट्रलाइज नहीं करना नहीं, था तो कर दिया। पीछे पीछे नहीं जा रहा है वो,
वो क्या है, वो आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तीर्थ जो बोल रहा है कि CH3CONA इज नॉट कंप्लीट वाला सॉल्ट, तो इट माइट गो बैक लिटिल बिट, पूरा नहीं जाएगा, एकदम वैसे नहीं जाएगा, मतलब सामने वाला जैसे फॉरवर्ड वाला 98% जा रहा है, बैकवर्ड 2% जा रहा है, तो 2% को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं आयनिक में। यस सर। बट अगर और हम वैसे एकदम कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो CH3CONA इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्ट, जस्ट लाइक इट्स नॉट लाइक NaCl जो कि वापस नहीं जाएगा, बट ये वापस जा सकता है। नहीं तो फिर हम बफर में इक्विलिब्रियम लेंगे क्यों? जब बफर की बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाते हैं, तभी तो हम उसका। सर अगर CH3COOH रहा ही नहीं तो बफर बनेगा ही कैसे? नहीं नहीं, वो CH3COH को ज्यादा लेते हैं ना हम। तो सर हम कम लेंगे तो अभी हम दोनों इक्वल अमाउंट में लेंगे तो क्या होगा दोनों को? अच्छा, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना, तो फिर बफर में सॉल्ट हम यही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यूज करते हैं ना बफर में हम। मतलब बफर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है वो तो एक छोटा सा पार्ट हो गया बफर का। हाँ मतलब वैसे ही तो आता है उसका इन्वॉल्वमेंट, CH3COH का Ka का। हाँ हाँ हाँ, सो के का इन्वॉल्वमेंट आता है, नहीं नहीं वो वहां पे हटाया नहीं है, मेरे को भी याद, ध्यान एकदम से तुमने पूछा है तो ठीक है, वहां पे भी तो के का इन्वॉल्वमेंट आता ही है, यहाँ पे डेल्टा HD आ गया, बात तो वही है। बट हाँ, इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आयनिक का इन्वॉल्वमेंट लगा के एडवांस में। हम्म। और वैसे भी CH3COH का K उतना खराब भी नहीं है, तो वो हम अप्रोक्सीमेटली तो मान ही सकते हैं कि वो पूरा हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे ही मानते हैं ना। नहीं नहीं, कितना होता के है? खराब कैसे नहीं है, 10⁻⁵ होता है, 1.8 × 10⁻⁵, जो कि बहुत ज्यादा कम है। हाँ वो भी है, वो तो मैंने याद, अच्छा हाँ 4.7 होता है ना उसका पीके। 4.74 होता है ना PK। हाँ पीके, हाँ खराब ही है। खराब ही है वो तो काफी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हाँ इसके ऊपर अब ऐसे जो है ना अभी काफी आप सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं सही से पढ़ाता हूँ ना, तब ऐसे मिक्स क्वेश्चन बनाने का ये सब दिमाग में आता है, मेरे को बनाने की इच्छा भी है, बट क्या बनाने के बाद बहुत दिक्कत है, अब वो प्रूफ रीडिंग किसी और फैकल्टी से कराना, कोई करेगा नहीं करेगा, वो थोड़ा दिक्कत रहता है। सर हम अरे कर देंगे। कर देने का सही गलत सब पता चल जाएगा इधर के साइड से। नहीं उसमें फिर बहुत वो है ना, वैसा प्रोसेस है कि कोई नहीं, कोई फैकल्टी से ही कराऊंगा मैं, बट इच्छा तो है। खैर अभी क्या है ना, ये 1-2 साल बाद आकाश वाले भी वो देते हैं क्वेश्चंस बनाने के, देते AIATS के क्वेश्चंस, रोहन सर बनाते हैं ना AIATS के क्वेश्चन, समीर सर भी बनाते थे, तो वो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं खुद से एकदम सोच के, मिक्स क्वेश्चन जैसे भी है, या फिर कोई पुराने क्वेश्चन का हेल्प लेके उसका एक्सटेंडेड वर्जन, तो वो लोग खुद से बनाते हैं क्वेश्चंस, तो उनका फिर वो नहीं, प्रूफ रीड तो वैसे खुद ही करते हैं, बट आगे सर जाके भी ये है प्रूफ रीड कि होता है। क्वेश्चन तो बुक से ही आते हैं। कुछ नहीं, वो क्या होता है, वो तो एक्सटेंडेड वर्जन भी होता है, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है उसका एक्सटेंडेड वर्जन, या फिर कोई क्वेश्चन वैसे भी डाल दिया, तो वो वैसे रहता है कि पूरे इंडिया में कुछ जो भी फैकल्टीज हैं वो कुछ कुछ फैकल्टीज बनाते हैं वो क्वेश्चंस, तो टोटल ऐसे 100 क्वेश्चंस आए, 100 में से 30 सेलेक्ट हो गए, तो वैसा तुमको आता है क्वेश्चंस, कुछ कभी कभार आ जाते हैं सेम क्वेश्चन थोड़ा डेटा चेंज करके। एनीवे केस 2 हो गया हमारा, चलो इस पे एक छोटा सा सम कर लेते हैं। तो मेरे पास है CH3COH प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये दिया हुआ है 5 मोलर 100 ml, ये दिया हुआ है 5 मोलर 25 ml, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है -6.7, 6.7 है, तुमसे पूछा है डेल्टा H CH3COH, ये पूछा, करो सब लोग। ये 25 ml है कि 250 है?
25 ml है। हाँ ठीक है। सर -3.3। सर -6.55। नहीं 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 नहीं, माइनस तो आएगा ही नहीं यार, माइनस कैसे आएगा? डेटा में गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है तो फिर अच्छा जूल में है, सॉरी ये लिखना भूल गया मैं, किलो जूल में, जूल में सॉरी, जूल में नहीं नहीं, एक मिनट, किलो जूल में है, किलो जूल ही होता है ना, किलो जूल में, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है। तो किलो जूल में वैल्यू क्या होती है उसकी, मैं तो भूल ही गया। -57.3, -57.3, इसीलिए गलत आ रहा आंसर। सर तो 7.5 या 6 के अराउंड आ रहा है। नहीं, ये भी गलत है। ओके। ये भी गलत है कुछ तो। सर 7. 15.5। अच्छा सॉरी, मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख रहा था। 7.625 आएगा आंसर। हाँ सर 7.5 या 6 क्या। हाँ वो मैंने ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन किया इसलिए चलो बड़ा चलो आंसर चलो आया। चलो कर लेते हैं। 5 इंटू 0.1, ये हो गया 0.5, ये है 5 इंटू 0.025 इंटू 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 10, 0.25। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच डी CH3COH प्लस -57.3 इंटू, इतना जाएगा, जो कम वाला नंबर है वो जाएगा, 25 इज इक्वल टू -6.7। ठीक है तो सर 30.5 आता है। हाँ ये थोड़ी 30.5 आता है। सर डेल्टा एचडी में इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं नहीं होगा ना। वो तो इंक्लूडेड है ना, नहीं दैट इज इंक्लूडेड नो, सर ये जो एक है का एक इक्विवेलेंट का होगा ना CH3, हाँ एक वही। CH3 को जोड़ेंगे तो उसी का ही बताना है ना हमको, हाँ तो फिर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से थोड़ी तो बताना है। 0.5 है ना सर, तो नहीं 0.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसके हिसाब से थोड़ी बताना है, तुम्हें तो डेल्टा एच डी इन जनरल बताना है। हमने कितना दिया वो तो 0.5 के हिसाब से ही निकलेगा ना। तो 0.4 के हिसाब से निकलेगा ना, 0.25 के हिसाब से निकलेगा क्योंकि 0.25 ही कंफ्यूजन हो रहा है। 0.25 तो न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा ना। हाँ तो वो सारे नंबर 0.25 डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं एचडी नहीं, के वो ये जो है ना, ये इसका जो भी वैल्यू आएगा, वो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ही आएगा हाँ तो ऑटोमेटिकली। तुम्हें तुम्हें अलग से 0.25 करने का कुछ जरूरत नहीं है। हाँ मतलब जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 0.25। 0.5 के हिसाब से तो नहीं होगा ना ऐसा। सर डिसोसिएशन तो 0.5 के अकॉर्डिंगली आएगा ना, न्यूट्रलाइजेशन 0.25 फर्स्ट में तो होगा। 0.5 एक तो लेकिन इक्विवेलेंट होता तो डेल्टा एचडी आता। कन्वर्ट तो सिर्फ 0.25 होगा ना उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए, बाकी 0.25 पड़ा रहेगा उधर का उधर क्योंकि हम उसकी जरूरत नहीं है, वो एक्सेस में पड़ा है। एचडी तो पूरा 0.5 को करेगा, फिर यू सिर्फ 0.25 होगा। नहीं ऐसा थोड़ी होगा, जितना जरूरत है उतना ही डिसोसिएट होगा ना। उसको एचडी को थोड़ी ना पता है कितना जरूरत है। अरे वो तो हमें पता है ना कितना जरूरत લાગ્યું કે 0.25 મલ્ટીપ્લાય કરીશું ને આપણને ખબર હશે તો, અગર આપણને ખબર હશે કે શું કહે ડેલ્ટા એચડી ખબર હશે તો આપણે 0.2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને લખીશું। ये कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितना आ रहा है ये बताओ पहले। 7.6। है। 7.625। ये टोटल ना?
इसको माइनस हाँ ये करके। टोटल हाँ ये माइनस माइनस कर करने के बाद ये आता है, फिर इसके बाद जमता है। ठीक है। सर आंसर क्या यही है? नहीं नहीं वो नहीं यही होना भी चाहिए, मतलब मैंने क्या थोड़ा लेकिन ये तो डेटा मिक्स कर दिया, दो तीन क्वेश्चन का डेटा, दो क्वेश्चन का डेटा मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया, इसलिए फाइनल आंसर मुझे पता नहीं है। खैर जो भी आएगा वो सही आया, मतलब कॉन्सेप्ट लगाया हमने थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर डेल्टा एच डी होगा CH3COH के लिए, तो वो हम पर इक्विवेलेंट करेंगे, मतलब हम पर इक्विवेलेंट ही रखते हैं ना HD कुछ भी हाँ डिसोसिएशन को, हम्म तो ये तो पर 0.25 आएगा ये डेल्टा HD, ये जो निकाला वो, क्योंकि हम 0.25 ही कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर इसको 0.25 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना एक इक्विवेलेंट का निकालने के लिए। नहीं हाँ डिवाइड सर। नहीं करना पड़ेगा, और नहीं डिवाइड तो करेगा ना नहीं सर, करना तो पड़ेगा। आप देखो, आप पहले बताते हो कि एक इक्विवेलेंट का होता है डेल्टा HD, ये निकाला हमने 0.25 का, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना इक्विवेलेंट को लाने के लिए। नहीं डिवाइड तो नहीं करना है, वो मैं 100% श्योर हूँ। अब डेल्टा एच डी जो है ये आ रहा है मेरा पर इक्विवेलेंट बेसिस पे या पर मोल बेसिस पे। नहीं, ये 0.25 के हिसाब से आ रहा है ना, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में देखो सर 0.25 किया है। सर ये डेल्टा एचडी आएगा वो क्या आएगा, किसका आएगा, एक मोलर एक इक्विवेलेंट किसका आएगा? नहीं यूनिट तो किलो जूल इक्विवेलेंट ही यूनिट नहीं। नहीं, किस टर्म में आएगा ऐसा पूछ रहा है जेठाराम, कि वो हम्म, 0.25 के हिसाब से आएगा, 0.5 के हिसाब से आएगा, एक इक्विवेलेंट के हिसाब से आएगा, ऐसा पूछ रहा है वो। हाँ आएगा क्या? देखो सर, एक मेरे सर एक हिसाब मिनट से, एक ये एक डेल्टा मिनट एक मिनट एक सर मिनट सर ये जो मेरा यूनिट है न्यूट्रलाइजेशन वाला, ये न्यूट्रलाइजेशन वाला यूनिट है किलो जूल पर मोल में। यूनिट से देखते हैं, अपन यूनिट से जाते हैं। और ये वाला जो है ये है मेरा किलो जूल। सर हाँ हाँ बोलो। इक्विवेलेंट नहीं है ना यूनिट, मास बाय मास होता है वो, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे उसके यूनिट पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो यूनिट देखने से कुछ पता नहीं चलेगा हमें। वो भी है वैसे। सर ये सर देखो ना सर, HD आया वो 0.5 के लिए आया ना। 0.25 के लिए आएगा, सर मैं बता दूंगा उसमें। सर बोलो सपोज बोलो। क्वेश्चन में डेल्टा एचडी दिया होगा और हमें हम्म डेल्टा एच सॉल्यूशन पूछा होगा, तो हम डेल्टा एचडी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे या डायरेक्ट वही लिख देंगे? डायरेक्ट वहीं लिखेंगे। क्यों? ठीक है ओके सर। रुको रुको, अब बताता हूँ अभी। हम्म सर ये अरे जो नहीं, फिर ऊपर तो मैं आपने सीधी हो बॉक्स में जाएगी। फॉर्मूला हम लिखा ना, तो उसमें डेल्टा एचडी कौन सी में आया? एक इक्विवेलेंट के लिए आया। एक एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये सारी की सारी जो यूनिट्स है ना, देखो मैं बताता हूँ। ये जो यूनिट्स हैं ये सब किलोजूल ये जो किलोजूल और किलो कैलोरी में है। पर मोल इन सब का कोई वो नहीं है, किलोजूल और किलो कैलोरी में है। मेरी बात समझ रहे हो? तो लेकिन हम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वहां पे कहाँ फर्क आएगा, इक्विवेलेंट सर फर्क नहीं आएगा ना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट नहीं होती उसके पास। ये भी सर किलोजूल में है, ये भी किलोजूल में है, दोनों के दोनों किलोजूल में है। पर मोल पर इक्विवेलेंट का वहां पे यूनिट में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये जो आ रहा है ये मेरा ओनली किलोजूल में आ रहा है। तो सॉल्यूशन में जितना चाहिए उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होके आ रहा है। वी ऐसा डोंट नहीं हैव सर, टू सुनो, मल्टीप्लाई बाय अनदर फैक्टर। सर सर तो हमने हमने जो ऊपर फॉर्मूला बनाया ना वो वन इक्विवेलेंट के लिए था ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू ये को। वाला फॉर्मूला हाँ ये नहीं, इधर हमने CH3COH का ये वन। वाला वन इक्विवेलेंट के लिए है, ये तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ पे तो नंबर, ये वाला नंबर वेरिएबल है ना, दिस नंबर इज वेरिएबल। सर देखो, डेल्टा एचडी डिसोसिएशन होगा, वो हम एक इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन करेंगे। नहीं वो एक इक्विवेलेंट के बेसिस पे डिफाइन हो ही नहीं रहा है। वो तो जितना वो उसको चाहिए उसके हिसाब से आ रहा है। तुम्हारा आंसर जो है ना, जितना हमको चाहिए उसके हिसाब से आ रहा है। सर तो हमें कभी क्वेश्चन पूछ लिया डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, हमें कितना चाहिए, हमें इतना चाहिए, सिंपल। हाँ, तो हमें ये इतना डेल्टा एचडी चाहिए
इसके हिसाब से आंसर आएगा बस। 0.25 चाहिए तो 0.25 के हिसाब से ही आंसर आएगा ऑटोमेटिकली। अगर हाँ। हमें 0.5 के लिए चाहिए होता तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई होता, जो कि हमें चाहिए ही नहीं है। और चाहिए ही नहीं है तो हम तोड़ेंगे क्यों? हम तो उतना ही तोड़ेंगे जितना हमें चाहिए। और वो बट अब ये हमारे ऊपर वैसे भी खैर नहीं है, वो जो प्रोसेस को जितना रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से कैलकुलेट होके आ रहा है। तो इसका मतलब प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट इज 0.25, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना 0.25 मल्टीप्लाइड है और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है ये मेरा 0.25 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, ना कि 0.5 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। ठीक है। यस सर। हम ये 0.25 इक्विवेलेंट के हिसाब से डेल्टा एच दिया है, हमें 1 इक्विवेलेंट के हिसाब से पूछा होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता 0.25, हमें राइट? डिवाइड करना पड़ता है एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम रेजोनेंस एनर्जी पे आते हैं अभी। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी जैसे तुम्हारा जिन भी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है उन्हीं के बारे में खैर बात करते हैं। तो जैसे तुम्हारा C6H6 है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ किसमें? कार्बन और हाइड्रोजन में। ठीक है। तो ये जो तोड़ना है इसको बेसिकली हम क्या है, ये तोड़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, मैं लिख देता हूँ। तो इसको तोड़ने में ना बॉन्ड तो टूट ही रहे हैं, बट उसके अलावा और क्या टूट रहा है? रेजोनेंस भी टूट रहा है। उसके अलावा क्या टूट रहा है? रेजोनेंस भी टूट रहा है। तो मैं इस पूरे यहां से यहां जाने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि 6CH बॉन्ड टूट रहा है, 3C डबल बॉन्ड C टूट रहे हैं, और 3 मेरे C सिंगल बॉन्ड C टूट रहे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है? डेल्टा H कैलकुलेटेड है। डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल जो आ रहा है वो मेरा क्या आएगा? उसमें रेजोनेंस इंक्लूड होके आएगा, रेजोनेंस इंक्लूडेड, कि भाई रेजोनेंस तोड़ने में भी तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हमारा रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा कैलकुलेटेड में, तब जाके हमें क्या मिलेगा? एक्सपेरिमेंटल मिलेगा। ये बस मैं इस एग्जांपल से प्रूफ करवा रहा हूँ। तो मेरा रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया? डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा H कैलकुलेटेड। ये मेरा फॉर्मूला आ गया। बस एक सिंगल फॉर्मूला है रेजोनेंस एनर्जी में, और बस कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक सर, हाँ हाँ बोलो। यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी वो जो मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा रेजोनेंस एनर्जी मतलब हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? फिक्स वैल्यू होगी ना रेजोनेंस एनर्जी। मतलब हम हर एक कंपाउंड के लिए अलग बोलेंगे, मतलब उसमें ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या ब्रेक होने की वजह से आ रही है, बस आ रही है। नहीं, रेजोनेंस ब्रेक होने की वजह से आ रही है ना। इन दिस हाँ तो कंपाउंड रेजोनेंस हो रहा है ना हमारा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। मतलब वो जो 1.5 बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगी वो रेजोनेंस एनर्जी है। नहीं 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 नहीं, मतलब तो बेंजीन जो है, बेंजीन को तुम सिंपल देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, CH बॉन्ड। बट तुम बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखोगे जिसमें रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो उसमें स्ट्रक्चर में रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन भी आ रहा है। तो तुम स्टेबिलिटी को ब्रेक कर रहे हो बेसिकली। तुम्हारे अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो तो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को तुम तोड़ रहे हो ना। तो वो मूवमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन थ्योरेटिकल पार्ट, नो। अच्छा मतलब हमें जो रेजोनेंस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली थी वो हम हटाने के लिए जो एनर्जी लग रही है एक्स्ट्रा वो रेजोनेंस एनर्जी एग्जैक्टली, है। दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है।
ठीक है, एक सम कर लेते हैं इसमें फटाफट। रेजोनेंस एनर्जी निकालना है N2 में, डेटा दिया हुआ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ N2। यार ये कैसा लिखा जा रहा है, बैटरी N कितना दिया हुआ है, 82 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, N ट्रिपल बॉन्ड N की दी हुई है 946 किलो जूल में है सारी की सारी। N डबल बॉन्ड N की दी हुई है 418 418 O डबल बॉन्ड O है 498, N डबल बॉन्ड O है 607। थोड़ा नंबर खराब सा है, ठीक है निकालो। एट्टी एट आता है क्या? एक मिनट, 58? 88 नहीं नहीं, कुछ कैलकुलेशन, नहीं नहीं, एक मिनट 88 माइनस 88 आ रहा है। हाँ मतलब -88 मतलब हाँ मॉड्यूलस हाँ बोला था क्योंकि हाँ, रेजोनेंस नेगेटिव होगी। ठीक है, -88 है। इतना फास्ट कैसे कर लिया यार, इसमें तो बहुत कैलकुलेशन है। अरे सर मस्त कैलकुलेशन हो रही है आज मेरे से, तो कैरी कैरी कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर आ रहा है आज, पता नहीं क्यों। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा वो एग्जाम में एक्चुअली बता, अच्छा है। मैंने आज ही केमिकल इक्विलिब्रियम की नोट्स किया ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन था, केमिकल फिजिकल और उसमें, तो वो आज कौन थोड़ा तेजी आ कौन गई से चैप्टर में? है। केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल अच्छा अच्छा इक्विलिब्रियम वो सब किया ना, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन फटाफट हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ उस दोनों चैप्टर में बहुत कैलकुलेशन होती है ना, तीनों में वैसे बहुत होती है, तो थर्मो मैंने इक्विलिब्रियम दोनों में। फटाफट निकाला, कल मैंने थर्मो किया था, मतलब आज तो मस्त कैलकुलेशन हो रही है। अच्छी बात है, एग्जाम में भी ऐसी होनी चाहिए।
प्रेरित आंसर आया तुम्हारा? राज तुम बताओ। चलो मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हमारा रिएक्शन होगा। देखो रिएक्शन लिखना आना चाहिए, तब जाके थर्मो का ये थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन दूंगे, ये वाले बॉन्ड एंथैल्पीज वाले। तो ये है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये है O डबल बॉन्ड O। देखो अब N2 का मान लो स्ट्रक्चर भी नहीं पता हो, इससे पता लग जाना चाहिए। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, ये क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो इसका डेल्टा H फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है हम बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म्स में निकालेंगे। देखो अभी तुम्हारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो रिएक्शन लिखी हुई है, और उस रिएक्शन में हम उस रिएक्शन का एंथैल्पी किसके टर्म्स में निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म्स में निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हाफ ऑफ O डबल बॉन्ड O माइनस रिएक्ट प्रोडक्ट N डबल बॉन्ड N प्लस N डबल बॉन्ड O। बस अब पुट कर दो वैल्यूज। ये कितना है 946, O2 का क्या हो जाएगा 249, आधा कर दिया मैंने इसका, माइनस ये कितना हो जाएगा 418 प्लस 607। तो ये कितना हो गया, कितना आ रहा है तीर्थ ये वाला वैल्यू बॉन्ड एनर्जी वाला? -88। नहीं नहीं, ये वाला वैल्यू अलग आएगा ना, ये तो अरे सर वो मैंने कैलकुलेटेड है। सब कुछ, वो मैंने वो मुझे पता नहीं चलेगा, मैंने वो सब अलग अलग पार्ट्स में किया है सॉल्यूशन। नहीं नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 170 आ रहा है ये वाला पार्ट। हाँ 170, हाँ 170 तो यार। ये मेरा जो आया है ये मेरा कैलकुलेटेड आया है। मेरे पास एक्सपेरिमेंटल क्या है 82, तो मेरा रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया 82 माइनस 170, खत्म होने वाला बैटरी, माइनस 88। इस तरीके से आ रहा है। बोलो समझ में आया परम? समझ में यस आया? सर। आर्यमान समझ में आया? हाँ सर। किसी को डाउट है? सर वो हमने लिखा ना एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड, वो हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन में ही हमेशा करना होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। सी तुम ऐसा कुछ नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक था, बट दैट डजंट मीन कि हमें फॉर्मेशन एंथैल्पी में करना है। देखो तो मतलब पूरा हमें कंबशन भी दे सकते थे, तो कुछ कंबशन भी में दे ऐसा कर सकते हैं, लेते। कुछ भी दे सकते हैं। सी रिएक्शन ओके जो सर। है, रिएक्शन में हो क्या रहा है तुम्हें वो समझना है। इफ किसी रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है, किसी रिएक्शन में कंबशन हो रहा है, तो कंबशन वाले में भी हम बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म्स में बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी, वो बॉन्ड टूट रहा है, वो बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स में क्या बोलेंगे कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट रहे हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि हमेशा होगा। तो चाहे वो कंबशन वाली रिएक्शन में हो, चाहे वो फॉर्मेशन वाली रिएक्शन में हो। तो इन पूरा जो एंथैल्पी वाला जो ये जो मैंने बताया है थर्मोकेमिस्ट्री जो है, इसमें जो समझ गया कि आपस में इंटरचेंज कैसे हो रहा है, रिएक्शंस कैसे हो रही है, टाइप्स कैसे डिफाइन हो रहे हैं, कौन सा कब लगाना है, किस तरीके से करना है, ये जो फील करना आ गया ना, तो थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इजी है। ये कोरिलेशन बिठाना कि यहाँ पे ऐसे फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन भी आ सकता है, कंबशन भी आ सकता है, और कोई वाला पार्ट भी आ सकता है, कोई और टाइप है वो भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ सकता है जिसमें ना तो कंबशन हो रहा हो ना फॉर्मेशन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो रिएक्शन जो है वो किसी भी टाइप का आ सकता है, जिस टाइप का दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है थर्मोकेमिस्ट्री में, यहां लोगों को कंफ्यूजन होता है। सेम कंफ्यूजन मेरे को होता था जब मैं तैयारी कर रहा था, बट बार बार रिवाइज करने के टाइम करते करते मेरे को बाद में समझ में आ गया। बट एक बार में, दो बार में समझ में मेरे को भी नहीं आया, तो थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री में कोरिलेशन बिठाने में मुझे भी दिक्कत हुई थी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो खुद से समझने का।
जब एक बार थर्मोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो बाकी तो सब कैलकुलेशन है, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम लोग से। बस एक बार वो कोरिलेशन आना चाहिए, ठीक है। एनीवे सर तो सब लोग, मुझे हाँ बोलो। ये थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा आसान लगता है, वो फटाफट होता है, लेकिन वो हाँ स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा मुझे अजीब लगता है। थर्मोकेमिस्ट्री आसान है, बस एक छोटा सा पार्ट ही समझना है, कोरिलेशन समझना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है चैप्टर इस टॉपिक में, थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत इजी है थर्मोकेमिस्ट्री। पहले और वाले पार्ट की थोड़ा हालत खराब होता है। हाँ हाँ पहले वाला पार्ट थोड़ा सा गंदा है बट ठीक है। एनीवे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड लो खत्म कर देंगे और कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे तो वो भी कर लेंगे। तुम लोग जो है इसके